Hello. Good evening, friends. I am Sumit Kumar, and I have graduated from National Institute of Technology, Srinagar. I have 3-year teaching experience in chemistry. So, I will discuss today the very important topic in chemistry, in physical chemistry. So, topic is solution. So, हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस, एडवांस और नीट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है इससे। तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे जनरली सबको पता होता है कि दो चीज़ को ऐड कर दो और उससे जो रिजल्ट मिलता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होता है कि सॉल्यूशन के बारे में। मान लेते हैं कि अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ ग्लूकोज को और वाटर को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या होता है, दोनों कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। हम लोग को एक नया रिजल्ट मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। दो चीज़ों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग को पता करना है कि सॉल्यूशन में कितने टर्म होते हैं, क्या क्या टर्म होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करना है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूकोज और वाटर है, ठीक है। तो ग्लूकोज और वाटर में सॉल्यूशन में दो टर्म होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो हम लोग जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, तब तक आगे जाकर हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो जनरली सबको पता होता है कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूट क्या होता है। तो जनरली सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ये जनरली डेफिनेशन होता है सॉल्यूशन का, कि दो चीज़ों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे अभी हम बात किए कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस, तो दो सबस्टेंस क्या क्या होना चाहिए, सबस्टेंस कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो टर्म होता है। फर्स्ट होता है सॉल्यूट, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, सेकेंड को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स प्रेजेंट इन लेस इन अमाउंट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या होता है, ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ, सॉल्यूशन में प्रेजेंट। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है। उसी तरह क्या बोलेंगे कि जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि इट्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात आता है कि सबस्टेंस कितने टाइप का होता है, सबस्टेंस किसको बोलते हैं। तो जनरली सबस्टेंस दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस। मतलब फर्स्ट टाइप का जो अपने पास मिक्सचर है उसको बोलते हैं होमोजीनियस, हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे टाइप का जो है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो टाइप का। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको अच्छे से समझिए क्या होता है कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि सबको पता होता है कि यदि कंपोनेंट का फेज सेम हो तो उसे होमोजीनियस बोलते हैं, और यदि अलग अलग फेज हो तो उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग समझते हैं पहले कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं कि होमोजीनियस का 3 टाइप के सॉल्यूशन है अपने पास। कौन कौन सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी में एक्सप्लेन कर देंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो 3 टाइप्स का कौन कौन सा है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि गैस प्लस गैस का गैसियस सॉल्यूशन। सेकेंड हम ले लेते हैं कि ये है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड का मतलब ये है कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड का सॉल्यूशन। सॉलिड का मतलब क्या है कि सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। तो हम लोग को 3 टाइप का देखना है। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल
गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अभी हम बताए, जैसे सॉलिड भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम लोग यदि ऐड कर देते हैं तो एक गैस बन जाएगा, ठीक है, एक गैस मिलेगा, एक क्या होगा, ऐड होने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, गैस है, दोनों का फेज सेम है, तो इसको बोल सकते हैं होमोजीनियस, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और सीखने की बात है, सीखने की बात ये है कि यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें लिक्विड लिक्विड के बारे में, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर ये किस टाइप का मिक्सचर है, तो ये किस टाइप का मिक्सचर है, दोनों को ऐड करेंगे कंप्लीटली, ये डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व करने के बाद इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यदि वाटर प्लस ऑयल इसको ऐड कर दें तो ये ऐड नहीं होगा, ऐड होने के बाद यदि ऐड हो जाता है तो इसको हम लोग क्या इजीली सेपरेट कर सकते हैं। यदि इजीली सेपरेट कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि ये मिक्सचर का, ये किस टाइप का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ये यहाँ समझना होगा, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड सॉलिड सॉलिड का यदि सॉल्यूशन मिल जाए, सॉलिड करने का मतलब क्या है, सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गोल्ड प्लस सिल्वर, गोल्ड प्लस सिल्वर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता सकते हैं हम कि लिक्विड लिक्विड का जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब मिल्क प्लस वाटर दोनों ऐड करेंगे और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस कब बोलेंगे, जब वाटर प्लस ऑयल को ऐड किए, दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में। तो थर्ड टाइप का जो है अपने पास वो सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन है। तो गोल्ड प्लस सिल्वर जनरली क्या होता है कि सॉलिड सॉलिड का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि दोनों को अलग कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं, ऐड करने के बाद सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए किस टाइप का मिक्सचर है, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि सॉल्यूशन का मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, इसको जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं। तो थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है जेई में, जेई एडवांस में। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है वो कितने टाइप का है, इसको समझिए, अच्छे से समझे। क्वेश्चन में गिवन होता है, लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या है नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म फर्स्ट टाइप का जो है वो हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एक्स वेट बाय वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पे। इसका मतलब ये है कि यदि किसी कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट यदि एक्स है, x% सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा और सॉल्यूट कितना होगा। यदि हम एक एग्जांपल ले लें कि इसमें 10% NaCl ले लें, NaCl, तो बताओ और बोल दें कि ये सॉल्यूशन क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट होगा, ये कंपलसरी है। एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया, इसका मतलब कि सॉल्यूट के अलावा जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा। तो यहाँ यदि पूछ लिया जाए कि बताओ कि NaCl कितना है और वाटर कितना है सॉल्यूशन के अंदर, तो हम लोग ईजिली यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 ग्राम NaCl होगा और रेस्ट जो बच गया, कितना बच गया, सॉल्यूशन 100%, 10% NaCl, तो 90% क्या होगा, 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। यहाँ से हम लोग ईजिली जो भी चीज़ पूछे, मोलालिटी, मोलारिटी, डेंसिटी, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में कि यदि बोल दे x% बोल दे कि वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है इसी में कि NH3 ले लिए, कितना ले लिए, NH3 ले लिए, मान लेते हैं कि 20%। तो बताओ कि NH3 कितना होगा और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जो NH3 कितना ग्राम होगा, वेट है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम
NH3 हो जाएगा और रेस्ट जो बच गया वो क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 लीटर, 80 ml, सॉरी 80 ml, ग्राम में तो ml, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड टाइप का हम बात करते हैं, थर्ड टाइप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ एक्स वी बाई वी, वी बाई वी। इसका मतलब क्या है, एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, उसमें रख दिए, मान लेते हैं कि 20% H2SO4 रख दिए। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि H2SO4 कितना है, 20 ml है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। और रेस्ट जो है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बोलेंगे, 80 ml बोलेंगे। फोर्थ टाइप का जो है वो अपने पास बच गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ एक्स मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, फिर से एक कंटेनर ले लिए, इसमें क्या किए, मान लेते हैं कि 20 ग्राम ग्लूकोज ले लिए, ठीक है, और बोल दिए कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, वाटर है इसके अंदर। तो अब क्या होगा, दोनों का मास हम लोग को जानना होता है, दोनों का मास पता चल गया तो हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब क्या बोलेंगे यहाँ से हम, कि हम लोग ये बोलेंगे ग्राम में नहीं, परसेंट में गिवन होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का जो मास होगा वो 20 ग्राम होगा और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना होगा, 80 ml होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी था जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग मोलालिटी, मोलारिटी, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये टर्म था। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि मोल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये सभी टर्म जनरली 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं मोल, मॉलिक्यूल्स के बारे में कि क्या होता है। तो जनरली मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, गिवन मास ग्राम में, और डिवाइड करते हैं मोलर मास से। तो यहाँ से आ जाता है क्या, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के और भी तरीके हैं, और क्या तरीका है कि मोल्स को निकालते हैं हम लोग कि मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसी को डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से। इसका वैल्यू क्या होता है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है। थर्ड टाइप से, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड टाइप में क्या है कि जनरली STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गिवन होता है कि वॉल्यूम इतना, मोल बताओ। तो वो कैसे लिखते हैं ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है कि 22.4 लीटर एट STP, इसका मतलब है कि ये 1 मोल गिवन है। अब इसी तरह यदि बोल दे 44.8 लीटर एट STP, इसका मतलब क्या है कि ये 2 मोल गिवन है, वॉल्यूम डबल तो मोल भी डबल। अब यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 11.2 लीटर एट STP, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/2 मोल, ठीक है। फिर से इसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा 1/4 मोल। तो जनरली 3 टाइप से हम लोग मोल निकालते हैं। एक मेथड और होता है जिसे रिएक्शन में कॉफिशिएंट को देखकर पता लगाते हैं कि हाँ मोल इतना होगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए आगे बात करते हैं कि सॉल्यूशन का मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, अभी जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन के मास के बारे में अभी मोलालिटी में यूज़ करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में 2 टर्म होता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया अपने पास। सेकेंड, ये फर्स्ट था। सेकेंड यदि पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर जाने से डेंसिटी चेंज हो जाता है। थर्ड, यदि पूछ ले कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा। अब यहाँ बात कर लें कि यदि मास ग्राम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तो इसका SI यूनिट क्या होगा,
SI यूनिट इसका होगा ग्राम पर लीटर होगा। तो ये सब अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जेई मेंस जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आता है। जनरली अभी मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्या क्या गिवन है। जैसे ये क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है, गिवन है, प्लस इसमें 90 ग्राम वाटर भी है। दोनों को ऐड किए, डिज़ोल्व हो गया, क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी। सेकंड क्वेश्चन है कि मोलारिटी क्या होगा, और थर्ड क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ये सब पूछा गया है, 3 चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा मैं मोलालिटी के बारे में बात कर लेता हूँ कि मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी फर्स्ट, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड करते हैं इसको मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन होता है, उसको 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड जो है अपने पास है मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये बात आ गया। तो अभी मैं मोलालिटी और मोलारिटी के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्यों, ये लेस अमाउंट में है। और सॉल्वेंट क्या है अपने पास, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, कितना है, 90 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो हमें मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूट तो पता है कि ग्लूकोज है, तो इसका मोल क्या होगा, 18 ग्राम दिया है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो गिवन मास 18, मोलर मास क्या होगा, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 है, ये पता होना चाहिए लोगों को, 180 होता है। अब यहाँ से मोल आ गया। अब हम लोग को बात करना है कि ये पूरा ये मोल आ गया। अब मोलालिटी क्या लिखेंगे, मोल्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लिख सकते हो मोलालिटी के बारे में कि ये आ गया 18/180, C6H12O6 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, अभी दिया कितना है, 90 ग्राम दिया हुआ है वाटर, तो इसको ग्राम से 1000 केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 90/1000, खत्म। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 18/180 इंटू 1000/90, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9, ये यहाँ से आके कितना आ गया, 9, ये 2 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20/18, 20/18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1.1 m के बराबर आएगा। ये मोलालिटी आ गया। अब बात करते हैं मोलारिटी का। तो मोलारिटी के लिए क्या, सेम चीज़, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकाल चुके हैं, 18/180, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है जो कि छूट गया, उसको मैं लिख देता हूँ फिर से। वो दिया क्या है कि डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज दे दिया है कितना, 2 ग्राम पर लीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो दे दिया है 5 ग्राम पर लीटर। ये दोनों गिवन था क्वेश्चन में। अब कैसे निकालेंगे मोलारिटी, तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो दिया नहीं है, वॉल्यूम ना देकर क्या दे दिया है कि डेंसिटी दोनों का गिवन है, तो डेंसिटी दोनों का गिवन है तो लगा देते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम, इसको V1 बोल देते हैं। सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट ग्लूकोज है अपने पास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू मास कितना दिया 18 और बाई V1, तो यहाँ से क्या आ गया, V1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 9 लीटर,
इसी तरह यहाँ से क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, D = m/v2, इसको v2 बोल देते हैं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 = 90/v2, और यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया 18, तो v2 = कितना आ गया 18 लीटर आ गया। अब हम लोग को पता है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया 9 लीटर आ गया और सॉल्वेंट का आ गया 18, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होता है v1 + v2, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 18, ये कितना आ गया 27 लीटर। तो अपने पास फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या आ गया 27 लीटर आ गया, 27 लीटर आ गया। अब क्या करेंगे, मोल हम लोग को पता है, वॉल्यूम हम लोग को पता है, वॉल्यूम कितना है 27 लीटर है, तो यहाँ से मोलारिटी क्या आ गया अपने पास 1/, इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/10, और पूरा का पूरा 27, तो यहाँ से क्या लिखें 1/10, इसको और भी कुछ लिख सकते थे 27/1, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 1/ इसको यहाँ 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा 1/10 × 1/27, तो ये कितना आ जाएगा 1/270 m, ये मोलारिटी आ गई अपने पास। अब यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोलारिटी। अब डेंसिटी भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग डेंसिटी = क्या जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ये 90 है, 18 है, तो कितना हो गया है 108, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाले 27, ये 27, ये क्या आ गया ग्राम/लीटर आ गया, तो यहाँ से डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन में मोलारिटी डेंसिटी या कुछ भी पूछा जाए और डायरेक्टली वॉल्यूम ना दिया हो, डेंसिटी ना दिया हो, तो कुछ ना कुछ गिवन होता है जिससे हम लोग फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ से जो क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में IIT में, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये होता क्या है, तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर है और इसमें क्या किए, वाटर को रख दिए, ठीक है, H2O लिक्विड, वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर एक प्लेट लगा दिए, अब क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट दिए, हीट देने के साथ क्या होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं प्लेट है, तो क्या होगा यहाँ पे कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे तो गैस वेपर बनना स्टार्ट हो गया, ये वेपर है। अब इस वेपर के द्वारा जितना प्रेशर ये लिक्विड सरफेस पे लग रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। शायद क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड को हीट देते हैं तो क्या होता है कि वाटर क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो कुछ ना कुछ वेपर बना होगा, और वेपर बनने के बाद ये वेपर के द्वारा कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगता होगा, जो प्रेशर लगता है इस सरफेस पे उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसमें 3 टर्म होता है, कौन कौन सा होता है, जैसे वेपर प्रेशर के बारे में बात की है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे इवेपोराइजेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन का मतलब क्या है। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर अभी बताए, ये वेपर के द्वारा जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगता है दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। इवेपोराइजेशन के बारे में बात करते हैं। वेपराइजेशन के बारे में एक फोर्थ इसी में बात कर लेते हैं कि वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे
वेपराइजेशन के बारे में बात करते हैं। जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपराइजेशन। जब ये वेपर बन गया, लिक्विड से वेपर बन गया, वेपराइजेशन। फर्दर क्या होगा कि ये वेपराइजेशन को, ये वेपर को हाई प्रेशर देंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, बोलता है क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई लिक्विड है, पहले वेपर था, पहले लिक्विड था, वेपर में गया, फिर लिक्विड से वेपर गया, फिर लिक्विड से वेपर, 3-4 स्टेप के बाद बताओ कि वेपर कितना बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है जनरली। तो शायद ये क्लियर होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इवेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहीं पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिर से एक कंटेनर ले लिए, रख दिए लिक्विड, इसमें वाटर ले लिए, यहाँ पे वाटर ले लिए, वाटर लिक्विड है। अब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जनरली क्या होता है, हम लोग को पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि जब कंटेनर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक टर्म और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही चीज़ है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में यही चीज़ है कि लिक्विड है, H2O रख दिए, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा और जो वेपर प्रेशर होगा और जो प्रेशर होगा वो कितना? 1 atm के इक्वल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये वेपर प्रेशर का ही है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। यहीं से थोड़ा सा बता देते हैं कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये नहीं शेप, साइज और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे कभी डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये टेम्परेचर, हायर इज द टेम्परेचर मोर विल बी द वेपर प्रेशर एंड मोर प्रेशर, मोर वेपर एंड मोर वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रॉल्स लॉ के बारे में। फिर अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बचा ये है, ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट है कि H2O लिक्विड से जब किस में कन्वर्ट होता है? H2O गैस में, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ये कभी कंप्लीट नहीं होता, ये 99.99% ही होता है, कभी 100% नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ से हम लोग जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या होगा इसके लिए? गैस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा प्रेशर में होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? PH2O गैस, ये इसका के इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यदि गैस का कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ठीक है। गैस के लिए लिखते हैं तो लिक्विड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर रहे थे रॉल्स लॉ के बारे में। यहीं से रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, क्योंकि रॉल्स लॉ जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। और अभी देखते हैं कि क्या होता है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या होता है? जैसे मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर ये है, इसको ए बोल दिए, और ए बोलने के साथ इसमें बोल दिए कि इसमें लिक्विड ए रखा हुआ है,
और एक कंटेनर और है अपने पास, इसको बोल दिए यहाँ पे लिक्विड, इसमें लिक्विड बी रखा हुआ, इसको बी बोल दिए। फाइनल हम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। किसका सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कुछ टर्म देखो, रॉल्स लॉ जो होता है वो लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन के लिए ओनली वैलिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि आइडियल क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। वो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से कुछ टर्म है उसको मैं लिखता हूँ पहले। मान लेते हैं कि PA0 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए का मतलब क्या है, किसी कंटेनर में लिक्विड ए रख दिए और कुछ मिला ही नहीं, ये तो प्योर ही है। सेकेंड PB0, PB0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये दूसरे कंटेनर में ले लिए, ये लिक्विड ही है, तो क्या हुआ, दोनों को अलग अलग कंटेनर में ले लिए, कुछ मिला ही नहीं, तो दोनों तो प्योर ही है अभी तक। नेक्स्ट एक टर्म और होता है कि PA को क्या बोलेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ए इन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब दोनों को मिलाएं तो सॉल्यूशन में लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा। सेकेंड PB के बारे में क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि PB क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर होगा जब दोनों को मिला दिए। तो एक टर्म और होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, PS मान लेते हैं। PS को क्या बोलते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या टर्म है, ये लिख दिए। अब नेक्स्ट होता क्या है, रॉल्स लॉ को समझते हैं अच्छे से। रॉल्स लॉ बोलता है कि यदि दो लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब हम लोग कंबाइंड करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है, समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि जब इसको मिला दिए इस सॉल्यूशन में, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, इसी के मोल फ्रैक्शन का। हम ये बोल रहे हैं कि PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा XA का, इसका पार्शियल प्रेशर इसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसी तरह लिक्विड B के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे कि PB का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इसी के मोल की XB का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास कि PA इक्वल टू PA0 XA। इसी तरह यहाँ से क्या लिखेंगे कि PB इक्वल टू PB0 XB। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या जानते हैं कि PS इक्वल टू क्या लिखेंगे, PA0 XA प्लस PB0 XB। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि दे दिया दो लिक्विड है A और B, और दोनों को जब ऐड किए तो एक नया सॉल्यूशन बना, आइडियल सॉल्यूशन बना। तो ये दे दिया, पार्शियल प्रेशर दे दिया, सब कुछ गिवन है, पूछेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, PS लगाकर यहाँ से। नेक्स्ट एक चीज़ और हम लोग को पता है कि XA प्लस XB का वैल्यू 1 होता है। XA XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ कि XB इक्वल टू 1 माइनस XA। यहाँ से एक रिजल्ट आ गया। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो XB के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा अपने पास जो आएगा वो ये चीज़ आता है। अपने पास जो रिजल्ट आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जेई 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि PS इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 1 माइनस
एक्स ए यहाँ पे पुट किए, तो पी एस इजकल टू क्या आएगा यहाँ से कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं, पी बी नॉट और यहाँ से क्या आ गया पी बी नॉट एक्स ए, ये चीज़ आ गया। तो क्या लिखेंगे पी एस इजकल टू यहाँ से कि इसको एक साइड लिख देते हैं, एक्स ए एक साइड, पी बी को एक साइड, क्या लिखेंगे पी बी नॉट प्लस क्या लिखेंगे पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये चीज़। अब थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं रीअरेंज करके, तो यहाँ से क्या आ गया पी बी नॉट प्लस, अब यहाँ से एक्स ए कॉमन है तो क्या लिखेंगे कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और बाहर निकल गया एक्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही। तो इससे रिलेटेड जो जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है जो वो ये है, बोल दिया है कि लिक्विड ए और बी, ए एंड बी मिलकर एक लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करता है, और दे दिया वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन गिवन था। वो इक्वेशन क्या था कि पी एस इजकल टू 192 प्लस 250 एक्स ए, ये इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में, और बोल दिया था कि बताओ लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। पी ए नॉट और पी बी नॉट पूछा गया था क्वेश्चन में। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ से इसको ए मान लेते हैं और इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं, दोनों को कंपेयर करना और यहाँ से पी ए नॉट पी बी नॉट आ जाएगा। तो पी बी नॉट का वैल्यू कितना दिख रहा है कंपेयर करने से 192, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से पी बी नॉट इजकल टू 192 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट का वैल्यू दिया 250, तो क्या लिखेंगे कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इजकल टू 250 mmHg दिया है, और हम लोग को पता है कि पी बी नॉट कितना है, पी बी नॉट दे दिया है, निकाले हम कितना कैलकुलेट किए 192 और 250, यहाँ से आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ से पी ए नॉट इजकल टू क्या होगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, क्या लिखेंगे 250 प्लस 190, ये कितना आ रहा है 192 है, सॉरी 192, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐड किए तो यहाँ से 2 आ गया, ये 4 आ गया और ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 422 mmHg आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा कर पी ए नॉट और पी बी नॉट निकालना था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो आज यहीं तक, सो थैंक यू।